नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब सुख शांति होगी, सब बहुत आनंद से स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। किसी तरह का अगर हमसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू ज़रूर ले सकते हैं। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये एक पुनर्जन्म की कथा है और पुनर्जन्म की एक सत्य घटना जो उत्तर प्रदेश इटावा में घटी थी। और हिंदुस्तान के वैज्ञानिक तो वे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक, साथ ही साथ विदेश के, अमेरिका के और जर्मनी, यूएस, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, यहाँ सबके जो विभिन्न वैज्ञानिक थे उन्होंने भी माना कि ये जो पुनर्जन्म की कथा है, ये जो घटना है, यह सत्य है। शायद ये पहली ऐसी घटना है जब किसी वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट लोगों ने भी माना कि ये एकदम सत्य घटना है। ये बात है सन 1970 के आसपास की। एक इटावा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कोई छोटा सा गांव होगा। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी 2-3 साल की, जिसका नाम था सुमित्रा। जो ये सुमित्रा थी ये अपने माता पिता के साथ रहती थी। बेसिकली माता के साथ ही रहती थी क्योंकि पिताजी जो थे उसके, वह शहर में काम करने जाते थे, जो भी मजदूरी वगैरह करते थे, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा रोज़गार की संभावना कम होती, सिर्फ किसानी होती है, खेती होती है, और वो भी सीजनल होता है। आजकल तो फिर भी थोड़ा सा बेटर हो गया है, पर अगर हम 1970 के आसपास देखें तो रोज़गार की संभावनाएं गांव में तकरीबन नेग्लिजिबल होती थी। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने जो भी निकटवर्ती शहर होते थे उस तरफ चले जाया करते थे नौकरी की तलाश में, और घर पर पैसा भेजते थे जिससे लोग खाना वाना खाते थे। तो जब सुमित्रा नाम की बच्ची जब 5 साल की हुई, किसी कारण से उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। पिता आए शहर से, उन्होंने जो भी अंत्येष्टि वगैरह करनी थी अपनी वाइफ की, सुमित्रा की माता की, वो की, और उसके बाद उन्होंने उस बच्ची को, अपनी बच्ची को अपने बड़े भाई के घर पे स्थापित कर दिया, वहाँ पे रख दिया कि भाई मैं तो अगर यहाँ रहूँगा तो कमाऊँगा कैसे, कमाऊँगा नहीं तो खाएंगे कैसे, और रोज़गार यहाँ गाँव में है नहीं। तो उसने अपनी बेटी को अपने बड़े भाई के घर छोड़ा और खुद वो आदमी चला गया शहर। अब जो बच्ची है पहले माँ के साथ रहती थी, अब माता का स्वर्गवास हो गया, पिताजी चले गए शहर, ताऊ जी के घर रहती थी, ताऊ जी के बच्चों के साथ खेलती थी, पर उसका जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन में बीतता था। वो बहुत मायूस और उदास रहती थी क्योंकि छोटेपन में ही जब किसी की माता चली जाए तो वो थोड़ा सा उदास रहता ही है। और यहाँ पर इसको एक बेनिफिट था कि जो इसके ताया जी थे, वो ताऊ जी इसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क ख वगैरह इन्होंने छोटा मोटा सिखा दिया था लिखना बच्चों को, कि पहले ज़माने में आपको पता ही है कि महिलाओं को, बच्चियों को स्कूल वगैरह में आमतौर पर लोग नहीं पसंद किया करते थे भेजना। अब धीरे धीरे बच्ची बड़ी हुई, सुमित्रा नाम की जो गुड़िया है लड़की, अब ये जब 13 साल की हुई, इसका विवाह कर दिया। विवाह इसका इटावा के ही डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर इनका गांव था, वहाँ से थोड़ी सी ही दूर एक दूसरा गांव था जिसका नाम था शरीफपुर। वहाँ पर जगदीश सिंह के नाम से एक व्यक्ति था, उससे विवाह हो गया। अच्छा, ये सारा जो ये सुमित्रा के परिवार थे और अब जो जगदीश सिंह है, ये सब ठाकुर है, ये सब राजपूत लोग हैं। अब जब जगदीश सिंह जो था वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम, विवाह तो हो गया, 13 साल की लड़की छोटी सी थी, विवाह हो गया। पहले ज़माने में जल्दी हो जाता था, रोज़गार था नहीं, जगदीश सिंह भी अपना शहर जाता था काम काज करने। ये लड़की फिर से अकेली पड़ गई, सास ससुर के साथ इतना उसका संबंध ज़्यादा होता नहीं था। अब धीरे धीरे समय बीता। 1984 के आसपास उस लड़की को एक बेटा हुआ, लड़का जन्मा उसने, जिसके बाद वो सुमित्रा बहुत ज़्यादा खुश हुई, और हर माता ही खुश होती है। सुमित्रा ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वो अकेलेपन में थी, पहले माँ चली गई, फिर ताया के घर रही। अब जब शादी हुई तो इसको लगा अब शादी के बाद एक सहारा मिलेगा, पति भी रोज़गार के लिए बाहर चला गया। अब अपने बच्चे के साथ पूरा दिन ये टाइम बिताने लगी और ये बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई। जब भी कोई भी काम हो अपने बच्चे के साथ ही करना, और मतलब खाना भी बना रही है तो बच्चा साथ में, पानी भरने जा रही है तो बच्चा साथ में, कुएं से पानी भरने जाया करते थे, आपको पता ही है। अब हर स्टेज पे, हर फेस, हर टाइम सुमित्रा अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन सुमित्रा जब अपने गांव के कुएं पे गई पानी भरने, पानी उसने भर लिया, लेफ्ट हाथ में उसके बच्चा था, राइट हाथ में वो जो छोटा सा जो मटका था जिसमें वो पानी भर के लेके आ रही थी, वो लेके आ रही थी। इतने में क्या होता है,
मुश्किल से कुएं से वो 25-30 कदम ही चली होगी। आसपास और महिलाएं थी और भी लोग थे जो पानी वानी भरने आए थे। ये जो लेडी थी ये अचानक स्तंभित हो गई। ये इसका जो शरीर है वो जड़ हो गया और इसकी जो राइट हाथ में एक पॉट था जिसमें पानी था वो गिर गया। बच्चा लेफ्ट हैंड में था। ये एक शुक्र रहा भगवान का। और इसने अपने हाथ को ऊपर कर लिया, एकदम सीधा ऊपर, उंगलियां पीछे को ऐसे मोड़ ली और आंखों ऐसे जोर जोर से गोल गोल घूमनी शुरू हो गई अपनी कटोरियों में और दांत किच 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 बजने शुरू हो गए। जैसे हमने देखा है मिर्गी के दौरे आते हैं लोगों को, एपिलेप्सी फिट्स या कन्वर्जन अटैक्स में भी इसी तरह से होता है। तकरीबन 2-3 मिनट उसकी ये स्थिति रही। सारे लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए कि भाई इस लड़की को क्या हो गया। लोगों को ये भी डर था कि बच्चा हाथ में है और वो जैसे उसका शरीर अकड़ रहा था तो बच्चा दब रहा था, बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अब इस सुमित्रा को तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है इसके साथ। पर 2-3 मिनट बाद वह ठीक हो गई। जैसी वो ठीक हुई, अच्छा उसको नहीं फिर पता कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी, तो उसने सबसे पूछा क्या हुआ, आप मेरी और इस तरह से क्यों देख रहे हैं। कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा नज़रअंदाज कर दिया। ये अपना इसने तश्तरी उठाई, किसी ने अपना ही पानी डाल दिया कि कोई नहीं तू पानी ले और निकल यहाँ से, पता नहीं कहीं दोबारा न तबीयत खराब हो जाए। तो वो बच्चे को लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में उसी पात्र में जिसमें किसी और ने पानी भरा था वो लेके चल दी अपने गाँव, अपने घर की ओर। सब नॉर्मल हो गया। 5-7-10 दिन बाद उसको फिर से ये कन्वर्जन अटैक आया। महीने 2 महीने बाद फिर से आया। तो अब जो घर वालों ने, इसके जो पति था जगदीश सिंह, इसको गांव बुलाया वापस शहर से कि भाई आ अपनी पत्नी का इलाज करा। अब गांव था छोटा सा, गरीब लोग थे, इतना पैसा तो होता नहीं था कि शहर में जाएं और वहाँ पर किसी डॉक्टर को दिखाएं, हॉस्पिटल में दिखाएं। उन्होंने जो घर में अपने गांव में एक जो छोटा सा वैद्य था उस वैद्य को लेके आए और वैद्य ने उसका नब्ज वगैरह देखी। कहता सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इस लड़की को, सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ दिन बीते। अब एक दिन शाम का टाइम था। अब तब तक पूरे गांव में पता लग चुका था। लोग धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई थी। पीठ पीछे लोगों ने बात करनी शुरू कर दी थी। कोई कहता था भूत चढ़ गया, कोई कहता था पिताल आ गया, कोई कहता प्रेत आ गया, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। इवन माताएं, अपनी माओ ने अपने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया था कि अगर शरारत करोगे तो सुमित्रा के घर भेज देंगे। तो बच्चे डर जाते थे कि नहीं, सुमित्रा के घर नहीं जाना, क्योंकि उन सब के दिमाग में बैठ गया था कि प्रेत बाधा कुछ आ गई है। अब जब एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था। शाम के समय सुमित्रा अपने घर में है, इसको अचानक फिर से वही ये दौरा चढ़ता है। जैसे ही दौरा चढ़ा, लोगों को पता लगा, सब धीरे धीरे सुमित्रा के घर के चारों ओर इकट्ठा होने शुरू हुए। पहले जब शुरू में हुआ तो लोगों को डर लगा, पर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा ये तो बार बार होता है तो वो समझ गए यार इससे ना लोगों का डर थोड़ा सा घट जाता और लोग उसके नज़दीक आना शुरू हो गए। अब जब इसको पहले भी जब होता था ये कुछ ना कुछ विस्पर करती थी पर किसी को कुछ समझ नहीं आता था। इस बार जब इसने विस्पर किया तो कुछ लोग जो नज़दीक आ गए थे उनको समझ आया और ये लेडी सुमित्रा बोल रही है कि 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने ये बोला और आधे 1 मिनट बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहते मुझे कुछ नहीं पता लगता। और आप कभी भी देखिए जिनको ये एपिलेप्सी या कन्वर्जन अटैक्स आते हैं, वो उनके लिए वो जो मेमोरी होती है ना, वो जो 2-3-4 मिनट की मेमोरी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। वो जो पहले और बाद का समय उनके लिए कॉन्टिन्यूटी में रहता है, वो वाला समय उनके लिए डिलीट ही हो चुका होता है, इसलिए वो उनकी मेमोरी में नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं याद होता। अब जगदीश सिंह जो उसका पति था उसने जाके अपनी वाइफ से पूछा भी देखो तूने भी पता है तेरे को क्या, तूने क्या बोला था। कहते नहीं मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला था। तो उसने कहा तूने ये बोला कि 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहते नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हाँ तूने बोला, सबने सुना, मतलब 2-4-5 लोगों ने सुना, बाकी सबने ये तो सुना कुछ विस्पर किया। अब जब वो तीसरा दिन आया, 19 जुलाई 1985 की बात है ये। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई। सुमित्रा ने कहा अपने घर वालों से मैं कोई काम नहीं करूंगी, ना मैं चूल्हे के पास जाऊंगी, कहीं आग से ना मर जाऊं, मैं कुएं से ना बाहर नहीं भरने जाऊं, कहीं मैं कुएं में ना फिसल के मर जाऊं, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मैं अपने खाट में बैठ के लेटी रहूंगी पूरा दिन। बच्चे, अच्छा वो बच्चे के साथ भी थोड़ा सा दूरी रहती थी कि उसको डर लगता था कि कहीं मेरे को फिर से वो दौरा आया, कहीं बच्चे को कहीं नुकसान ना हो जाए। इसलिए बच्चा भी सास ससुर के पास, मतलब बच्चा अपने दादा दादी के पास ज़्यादा रहना शुरू कर दिया उसने। वैसे भी छोटा सा था, 1.25 साल का था। अब शाम हो गई। अब जुलाई का महीना था, जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम सबको पता ही है, उमस होती है। तो इसके मन में आया कि चल मैं ना बाहर कहीं नहीं जाती, मैं सिर्फ घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती। अब शाम तो हो ही गई है, बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद 19 तारीख ख़त्म हो गई और मेरी मृत्यु टल गई। और कम से कम अगर मृत्यु नहीं, अगर एक वहम था वो वहम टल गया। ये लड़की ने क्या किया, सुमित्रा ने
अपने घर के दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो गई। थोड़ी ताज़ी हवा चल रही थी, वो खुश हो रही थी। इतने में उसकी कोई सहेली वहाँ से निकल रही थी, तो ये उसके पास जाके खड़ी हो गई। बात करनी शुरू कर दी इन्होंने आपस में। अचानक सुमित्रा के दोनों हाथ ऊपर हुए, वही टेढ़ा मेढ़ा हो गया हाथ, जो ऐंठन आती है। आंखें गोल 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 घूमनी शुरू हो गई, कटोरियों में दांत किचकिच करने लगे और वो स्तंभित हो गई। कुछ समय बाद वो स्टैचू बन गई और उसकी आंखें भी हिलनी बंद हो गई, दांत कड़कड़ होने भी बंद हो गए, हाथ भी एकदम ऊपर ही अटक गए। ये जो लड़की थी, इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, सारा गांव इकट्ठा हुआ। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने उसके शरीर को कुछ महिलाओं की मदद से नीचे लिटाया। वैद्य जी ने नब्ज चेक की, कहते सुमित्रा की मृत्यु हो गई है। अब रोना धोना शुरू हो गया, ऑफकोर्स होता भी है। सुमित्रा को घर के अंदर लेके गए। सुहागन मृत्यु हुई थी, तो अब सुहागन की तरह ही उसको उसकी अंत्येष्टि होगी। तो कुछ बुजुर्ग महिलाएं और कुछ 2-4 जवान लड़कियां घर के अंदर गईं और इसकी डेड बॉडी को एक सुहागन की तरह सजाना शुरू कर दिया। तकरीबन 40-45 मिनट हो गए वो सजा रहे थे। अचानक क्या हुआ, वो जो 2-3 बुजुर्ग औरतें और जो 2-3 लड़कियां अंदर थी, उनमें से एक लड़की जोर से चिल्लाई और बाहर भागी। लोग पूछे क्या हुआ, वो बहुत हताश, बहुत ज़्यादा एकदम होश उसके फाकता कि भाई ये क्या हो गया। इतने में दूसरी जो औरतें थी वो भी बाहर भाग के आई। तो लोग कहते क्या हुआ, कहते सुमित्रा जिंदा हो गई। कहते सुमित्रा जिंदा हो गई। सब अंदर भागे, देखो सुमित्रा बैठी हुई है, शांत, सबको देख रही है खाली खाली आंखों से। वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नब्ज देखी, दिल की धड़कन देखी, कहते सुमित्रा की मृत्यु टल गई है। अब जगदीश सिंह जो इसका पति था वो बहुत खुश हुआ। वो भागता हुआ गया अपनी वाइफ को गले लगाने के लिए कि मैं तू ठीक हो गई, भगवान की ऐसी कृपा हुई। अब सुमित्रा ने उसको एकदम धक्का मार दिया। कहते तू कौन है, तू कैसे ऐसे मेरे को टच कर रहा है। वो कहते मैं तेरा पति हूँ, ये तेरा बच्चा है, ये तेरी सास, ये ससुर, ये उसने उसके फ्रेंड्स का नाम बताया, ये एक्स, ये वाई, ऐसे ये बाकी गाँव के लोग हैं। कहते नहीं, तुम कोई नहीं, मैं तुम में से किसी को नहीं जानती। तुमने मेरा किडनैप कर लिया, तुमने मेरे को यहाँ पर ज़बरदस्ती बंधक बना के रखा हुआ है, पुलिस को बुलाओ। तो लोगों को लगा, वैद्य ने कहा कि भाई इसको भी शौक में है, ये दौरे से हटी है, थोड़ा बेहोश वगैरह हो गई थी लंबे समय के लिए, तो ये 2-4 घंटे नहीं तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, इसको छोड़ दो इसके हाल पे। 2-4 दिन बीते पर ये ठीक नहीं हुई। घर वाले, गांव वाले उसको समझाते रहे कि तुम्हारा नाम सुमित्रा है, ये तुम्हारा पति है जगदीश सिंह, ये बच्चा है, ये सास ससुर, ये इस गांव का नाम शरीफपुर है, तेरा विवाह हुआ था। वो कहती नहीं, सब गलत है। वो उसने अपने पति को कहा एक पेपर और पेन दे, उसने चिट्ठी लिखी इंग्लिश में। अब गांव वाले हैरान कि ये लड़की को तो हिंदी भी नहीं आती थी, जैसे मुश्किल से क लिखती थी, अपना नाम भी बड़े मुश्किल से लिखती थी, अभी अंग्रेजी में चिट्ठी लिख रही है। तो घर वालों को, गांव वालों को लगा पता नहीं अंग्रेजी भी कितना जानती होगी, इसको अभी दौरा चढ़ा था, ये उसी का चक्कर है कुछ। पर इसने वो एक चिट्ठी लिखी और एनवलप में बंद करके उसने एक एड्रेस लिखा और अपने पति को कहा कि पोस्ट बॉक्स में डाल के आओ। और इसका पति जो जगदीश सिंह था वो पोस्ट बॉक्स में डाल के आया वो चिट्ठी। कुछ दिनों बाद इसने फिर से एक और चिट्ठी लिखी, कुछ दिनों बाद इसने एक और चिट्ठी लिखी, ऐसे 4-5 चिट्ठियाँ लिख दी। 3-4 महीने बीत गए। अब महीना आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना आ गया। अक्टूबर 1985। एक आदमी इनके गांव में आता है, बड़ा पढ़ा लिखा और अच्छे घर का बंदा। वो आया और उसने गांव के पंचायत जहाँ पर चौपाल होती है, वहाँ जहाँ पंच बैठते हैं, वहाँ गया और उसने पूछा कि भाई इस गांव में कोई एक ऐसी महिला है जिसको दौरा चढ़ता है और जिसको लोग कहते हैं कि इसकी याददाश्त खो गई है अथवा कुछ और, मतलब कि अलग अलग तरह की बातें होती है। तो उन्होंने कहा हाँ, जगदीश सिंह की पत्नी है सुमित्रा, उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। कहता मेरे को उसके घर लेके चलो। सब उसको घर पे लेके आए। जगदीश सिंह को आवाज़ लगाई गई। जगदीश सिंह ने अब शहर जाना बंद कर दिया था कि भाई जो भी छोटा मोटा मैंने कमा लिया है उसी से काम चलाओ, क्योंकि अब तो पत्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जो छोटा मोटा हमारा खेत है वहीं से जो होता है रोज़गार कर लेते हैं, खाना पीना जो हो जाएगा वहीं से कर लेंगे। अब जो ये आदमी था ये पहुंचा वहाँ पर सुमित्रा के घर के बाहर, जगदीश सिंह के घर के बाहर। जगदीश सिंह को बाहर बुलाया गया। जगदीश सिंह ने पूछा भाई आप कौन है। वो कहता मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है और मेरे को ये जानना है कि कोई आपके घर में ऐसी महिला है जिसको दौरा चढ़ता है, जो मर गई थी और इस तरह का कुछ घटनाएं घटी हैं। वो कहते हैं हाँ ऐसा हुआ था, वो मेरी वाइफ सुमित्रा के साथ ही हुआ है, मेरी पत्नी सुमित्रा के साथ हुआ है। तो किसी ने, कोई और व्यक्ति भी बाहर आजू बाजू से निकल गया, उसने फिर से पूछ लिया कि आपका नाम क्या बाबा जी, बाबूजी आपका नाम क्या। उसने कहा राम सिया त्रिपाठी। अब जब इस बार इसने बोला तो इसने थोड़ी ऊंचा बोला राम सिया त्रिपाठी। तो जो सुमित्रा अंदर बैठी थी, सुमित्रा ने ये बात सुन ली और एकदम वो बाहर भाग के आई
और रामसिंह त्रिपाठी के जाके गले लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहती मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब रामसिंह त्रिपाठी भी, एक अनजान लड़की जो उससे गले लग के रो रही है, वो भी घबरा गया। उसने कहा बच्चे दूर हो। ऐसे रामसिंह त्रिपाठी बड़ी उम्र के थे, उन्होंने उस लड़की को दूर किया, सुमित्रा को, और पूछा कि भी क्या हुआ, कौन है तू? कहते मेरा नाम शिवा और मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मेरे पिता हैं, आपका नाम रामसिंह त्रिपाठी है। वो कहते हैं हाँ, तूने 3-4 चिट्ठियों में बात लिखी है, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। पर गांव मेरा भी यहीं इसी डिस्ट्रिक्ट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका गांव है शरीफपुर, मेरा 80 किलोमीटर दूर यहाँ से, इटावा से, मतलब इटावा डिस्ट्रिक्ट में ही आपके गांव से 80 किलोमीटर दूर है एक गांव दिव्यापुर, वहाँ पर मेरा गांव है। मैं वहाँ से आ गया हूँ, आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा चलो एक दिन ही खराब होगा, देख के आता हूँ, ये चिट्ठी बार बार आ रही है। तो वो अपने साथ एक ब्रीफकेस लेके आया था। उसने ब्रीफकेस खोला, उसमें से एक पैकेट निकाला, उस पैकेट के अंदर 10-12-15 फोटोग्राफ्स थी। उसने उस सुमित्रा, जो अब अपने आप को शिवा कह रही है, उसको पकड़ाई। उसने सारी फोटोग्राफ्स बता दी, कहती ये तो मेरी शादी की फ़ोटोज़ हैं, और उसने साफ बता दिया कि ये मेरा पति है छेदीराम, ये है वो। उसने जो जो था सब उसने बता दिया। अब सब बड़े हैरान। अच्छा, अब ये जो अपने फादर से बात कर रही है शिवा, सुमित्रा के शरीर के अंदर जो शिवा है, वो अपने फादर के साथ अंग्रेजी में बात कर रही है और फ्लुएंट इंग्लिश। गांव वाले हैरान, जो हिंदी भी ठीक से नहीं बोलती थी, गांव की वो जो गांव की अपनी जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वो बोला करती थी, खड़ी भाषा, ये आज फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही है, जैसे अंग्रेज बोलते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हाईली एजुकेटेड लोग बोलते हैं। रामसिंह त्रिपाठी ने एक और फोटोग्राफ निकाली, जो एक ग्रुप फोटोग्राफ थी, उसमें उसने फिर से पकड़ाई उसको, शिवा को, सुमित्रा के शरीर में जो शिवा अपने को बता रही है। उसने कहा ये बताया इसमें कौन कौन है? तो उसने सारा बताया, ये मेरी माँ है, ये आप हैं, ये छेदीराम मेरा पति है, ये 2 बच्चे हैं रिंकू टिंकू, ये भी मेरे हैं, ये मेरे सास, ये मेरा ससुर। एक जो आखिरी फोटो थी एक लेडी की थी, उसने वहाँ पर उंगली रखी और चुप हो गई। तो रामसिंह त्रिपाठी ने बोला आप चुप क्यों हो गए? तो उसने धीरे धीरे बोला कि ये जो लेडी है ये मेरी ननंद है, और उसने उसका नाम बताया और कहा कि इसी ने मेरे सिर पे एक बड़ा मोटा सा पत्थर मारा था जिससे मेरी मृत्यु हो गई थी। जैसी ये बात बोली, रामसिंह त्रिपाठी ने फोटोग्राफ साइड में रखी और सुमित्रा को गले से लगा लिया कि हाँ तू मेरी बेटी है। वो मान गया कि तूने सब कुछ सच बोला। गांव वाले भी सब बहुत हैरान कि भाई विश्वास तो उनको भी हो रहा था कि सारे जो चिन्ह थे, जो सारे साइन एंड सिम्टम्स थे, वो ये बता रहे थे कि भाई सुमित्रा मर चुकी है और सुमित्रा के शरीर में अब कोई और शिवा नाम की लेडी आ गई। अब कुल मिला के शिवा ने कहा अपने पिता से कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे यहाँ से ले चलो। तो घर वाले भी इसके तैयार हो गए और गांव वालों ने भी कहा हाँ भाई अब सुमित्रा की डेथ हो चुकी है और ये अब शिवा ही, अब इसको जाने दो अपने पिता के साथ। ये अब अपने घर आ गए दिव्यापुर। वहाँ पर इसके बच्चे थे। पहले तो बच्चों ने भी नहीं अपनाया शिवा को, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी अपना लिया धीरे धीरे। अच्छा, ये हुआ क्या था, शिवा के साथ क्या हुआ था? शिवा के जो भी इनके घर में आपस में बनती नहीं होगी, तो उसकी जो ननंद ने वाकई उसके सिर पे पत्थर मार के इसकी जो डेड बॉडी को जाके रेल पटरी पे छोड़ के आ गए थे। अगले दिन जब पुलिस ने नहीं, गांव वालों ने जब लाश बरामद की थी, तो लाश ऐसे सीधी पड़ी हुई थी, किसी तरह से भी वो विक्षिप्त नहीं हुई थी कि ट्रेन ऊपर से निकली होगी, पर वो कटी पटी नहीं थी, सिर्फ सिर फटा हुआ था। अब घर वालों को इनके समाचार पहुंचाया गया छेदीलाल के घर, जो शिवा का हस्बैंड था। सारे पहुंचे और उन्होंने उस डेड बॉडी को लेके आए और आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस आई, उन्होंने सबको, मतलब कि छेदीलाल, मतलब शिवा का जो हस्बैंड था छेदीलाल, उसके ससुर को गिरफ्तार किया। जो माँ थी और मतलब जो शिवा की सास और ननंद, वो कहीं भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। परंतु लाश का अंतिम संस्कार हो चुका था, किसी तरह का सबूत पुलिस खोज नहीं पाई, इनको जमानत मिल गई और धीरे धीरे केस खत्म हो गया। और वहाँ पे फिर माँ और बहन को भी मिली सजा। छेदीलाल की माँ और बहन को भी पुलिस पकड़ के लेके गई थी, परंतु उसको भी, दोनों को जमानत मिल गई और उनके खिलाफ भी धीरे धीरे FIR स्क्रैच हो गई। अब इसके मन में आया कि उन्होंने तो मेरा कत्ल कर दिया, तो मैं वहाँ तो जाऊँगी नहीं। अब शिवा जब अपने पिता के घर आ गई तो, और फिर इसने अपने ही घर में रहना शुरू किया। अपने ही घर में वो रहती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी। पर ये खबर धीरे धीरे मीडिया में आनी शुरू हुई, अखबारों में आनी शुरू हुई। उन दिनों प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा चला करता था। जब अखबारों में बात छपी तो तब तक टीवी भी आ चुका था, कलर टीवी भी आ चुका था, थोड़ा बहुत दूरदर्शन वगैरह भी इसकी खबरें आई, जो लोकल चैनल्स थे। अब जो हिंदुस्तान के जो वैज्ञानिक जो पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं, वो लोग आए, उन्होंने रिसर्च पेपर्स बनाए, उन्होंने अमेरिका वगैरह भेजे
अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज़ वाले वो भी यहाँ आए इंडिया में, उन्होंने भी काफ़ी तरह के प्रश्न पूछे शिवा से, उसकी फैमिली से, छेदीराम के घर गए, फिर उसके बाद दिव्यापुर के गांव में सबसे बातें की, फिर उसके बाद शरीफपुर गए, जगदीश सिंह से बात की, जगदीश सिंह के माँ बाप से बात की, गांव वालों से बात की। परहैप्स ये पहला केस रहा होगा जो वैज्ञानिकों ने भी माना कि ये वाकई एक पुनर्जन्म का केस है। मतलब आमतौर पर वैज्ञानिक लोग इन बातों को मानते नहीं हैं, पर ये एक पहला केस है। हो सकता और भी केसेस होंगे ज़रूर, पर ये पहला रिपोर्टेड नोटेड केस है जहाँ पर वैज्ञानिक भी माने कि अमेरिका के भी, इंडिया के भी, फ्रांस, जर्मनी, इटली और भी कई कंट्रीज़ के, यूके के साइंटिस्टों ने माना कि ये पुनर्जन्म का केस है। फिर उसके बाद जो सुमित्रा के शरीर में जो लड़की थी शिवा, उसके मन में आया कि भाई अगर मैं यहाँ पर इन बच्चों के साथ रहती हूँ तो जो जिस बच्चे को सुमित्रा ने जन्म दिया था अपने इसी शरीर से, उस बच्चे के साथ इनजस्टिस होगा। और जो जगदीश सिंह है, माना वो गरीब है परंतु बहुत शरीफ आदमी है, तो उसने ये निर्णय किया, उसके माता पिता ने ये निर्णय किया कि जो शिवा है वो अपने दोनों रिंकू टिंकू बच्चों के साथ शरीफपुर में अपने पति जगदीश सिंह के साथ रहेगी। फिर वो 1985 से वहीं पे रहना शुरू किया। रिंकू टिंकू भी वहीं गए जो इसके बच्चे थे शिवा के। लड़की पढ़ी लिखी थी तो उसने क्या किया, अपने गांव में एक साक्षात्कार अभियान शुरू किया। सारे बड़े लोगों को, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। राम सिंह त्रिपाठी जो थे, लेक्चरर थे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में वहीं इटावा में, तो उनके पास पैसा अच्छा था तो वो भी हेल्प करते थे बुक्स से, पेंसिल कॉपीज़ वगैरह से। फिर आसपास के गांव के लोगों ने भी आना शुरू किया पढ़ाई करने के लिए। एक छोटा मोटा एक अच्छा खासा स्कूल बन गया वहाँ पर। कहते हैं एक टाइम ऐसा भी आया था जब 2 से 2,500 हज़ार बच्चा पढ़ रहा था सुमित्रा के शरीर में जो शिवा थी उसके स्कूल में। और तकरीबन 13 साल ये सिलसिला चला और 1998 में सुमित्रा के शरीर में जो शिवा थी, अब सुमित्रा के शरीर को फिर से कुछ बीमारी हुई और 1998 में उसकी मृत्यु हो गई। और 2, 4, 5 साल बाद जो सुमित्रा का हस्बैंड, जो बाद में शिवा का हस्बैंड बना, जगदीश सिंह, वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो भी अपने पत्नी का दुख नहीं सहन कर पाया और इवेंचुअली उसकी भी डेथ हो गई। तो ये एक रिपोर्टेड सत्य घटना है पुनर्जन्म की। मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी मेरे को बताएं कि मैं और किस तरह के वीडियोस, किस तरह की टॉपिक्स जो आप चाहते हैं वह मैं आप चाहूँगा कि आप मुझे बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा जिससे ज्ञान का भी वर्धन होगा और रिक्रिएशन भी होगा। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पर, फेसबुक पर शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।